तो दोस्तों आज हो गया 16 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस पार्टी में बयानबाजी शुरू हो गई है। पार्टी ने पीएम मोदी पर परंपरा बदलने और उसका स्तर कम करने का आरोप लगाए हैं। साथ ही पार्टी ने सरकार से किसानों की आई सभी को घर जैसे वादों का मुद्दा भी उठाया। खास बात है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए भाषण के दौरान पीएम मोदी ने भाई भतीजावाद और परिवारवाद के मुद्दे का जिक्र किया था। कांग्रेस नेता पवन खेरा का कहना है कि ये मौका राजनीतिक मुद्दों को उठाने का नहीं था, लेकिन पीएम मोदी ने परंपरा बदल दी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर किए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। तेलंगाना में भाजपा और टीआरएस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें कई लोग घायल हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला किया। पुलिस टीम को हालत पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अधिकारियों का कहना है कि अगर शिकायत मिलती है तो इस मामले में केस दर्ज होगा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोमवार को पार्टी मुख्यालय से गांधी स्मृति तक आजादी गौरव यात्रा निकाली। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि एक आत्ममुग्ध सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है और कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए की गई ऐसे प्रयासों का कड़ा विरोध करेगी। असम सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों समेत 1 लाख मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार निचले स्तर पर न्यायपालिका पर बोझ कम करने के मकसद से ये कदम उठाया है। श्रीकांत त्यागी पर आक्रामक रहे महेश शर्मा के बदले सुर दी सफाई, यूं पलट गई बाजी। जी आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी प्रकरण में त्यागी समाज के खुलकर मैदान में आने के बाद रविवार को सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने क्षेत्रवासियों के लिए एक खुले पत्र के माध्यम से कहा है कि माहौल बिगाड़ने और भाजपा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनवरी या फरवरी 2023 में सरकार यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इसकी तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है। समिट में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में वो प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे। समिट से युवाओं को प्रदेश में नौकरी के भी नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार मंगलवार को होगा। राजभवन ने 11:30 बजे का समय दिया है। जेडीयू नेता विजय चौधरी को आरजेडी और कांग्रेस ने संभावित मंत्रियों की सूची सौंप दी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार कैबिनेट में आरजेडी की हिस्सेदारी अधिक हो सकती है। इस बीच बिहार विधानसभा में अध्यक्ष का पद आरजेडी को और विधान परिषद में सभापति का पद जेडीयू को देने पर भी लगभग सहमति बन गई है। धार्मिक उद्देश्य से जाने वाले मुस्लिमों के लिए सऊदी अरब ने बड़ी राहत दी है। हज और उम्रह मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने टूरिस्ट वीजा और कमर्शियल वीजा लिया है, उन्हें अब सऊदी अरब में रहने के दौरान उम्रह करने की अनुमति दी जाएगी। ये सुविधा दुनिया भर के 49 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। आपको बता दें कि सऊदी गैजेट ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि लोग विजिट सऊदी अरब पोर्टल के माध्यम से अपना वीजा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया है कि वो गोवा की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वो पूरे देश में ढूंढ कर सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा है कि 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद भी गोवा की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों का सम्मान जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के आज़ादी के लिए संघर्ष के नायकों को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी जवाब दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में मुस्लिम महापुरुषों का जिक्र करेंगे। आपको बता दें कि लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की धरती से जुड़े क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान और बेगम हजरत महल तक को नमन किया। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो दूसरी तरफ टीएमसी लीडर्स भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि टीएमसी विधायक असित मजूमदार ने कहा है कि अगर कोई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा।
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस के योगदान पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का युवा मोर्चा ऐसे लोगों के लिए इतिहास की कक्षाएं आयोजित करेगा। आपको बता दें कि तेजस्वी ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ही परिवार की सराहना करने वाला इतिहास पिछले 75 वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार पटेल और अन्य शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को जानबूझकर कमतर दिखाया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उन्होंने अपना भाई खो दिया है। आपको बता दें कि भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले झुंझुनवाला का रविवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 62 वर्ष के थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वो यमुना नदी के तट के नजदीक वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। आपको बता दें कि यमुना नदी में जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक पहुंच चुका है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इसके आसपास इलाके में ना जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के साइबर सेल ने राजस्थान के भरतपुर से आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सरफराज ने ही डायल 112 के व्हाट्सएप पर सीएम योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी वाला मैसेज भेजा था। इस मामले में 2 अगस्त को केस दर्ज किया गया था और तभी से पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। झारखंड सरकार सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देने की योजना पर लगातार काम कर रही है, लेकिन अब तक इसके लिए आवेदन की जो स्थिति है वो पर्याप्त नहीं है। कृषि विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त तक जिलों से फसल राहत योजना के लिए मात्र 1.46 लाख किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अब तक मात्र 3,20,000 किसानों का ही निबंधन हो सका है, जबकि राज्य में 38 लाख से ज्यादा किसान निबंधित हैं। बिहार में सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर बरस रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अदा असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया है। गिरिराज सिंह ने ओवैसी के उस बयान पर घेरा है जिसमें उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों के हिस्सेदार होने की बात कही। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि दुष्ट तत्वों को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। ओवैसी ने कहा था कि 1857 के विद्रोह के बाद वास्तव में मुसलमानों ने एक बड़ा बलिदान दिया था। अपनी बात को ऑथेंटिक बनाने के लिए इमाम प्रमुख ने अंग्रेजी कमांडर लॉर्ड रॉबर्ट्स का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के चांदनी चौक पर मुसलमानों के शव चारों ओर बिखरे हुए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा नीति केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान पर कहा है कि सिर्फ तिरंगा फहराने से आप देशभक्त नहीं हो जाते। शिवसेना नेता ने कहा है कि वो समझते हैं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि 75 साल के बाद कितना लोकतंत्र बचा है। उद्धव ठाकरे आगे कहते हैं कि आज भी चीनी अरुणाचल में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे तो वो वापस नहीं जाएंगे। तिरंगा हमारे दिल में भी होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की जांच मामले में क्लीन चिट मिलने के कुछ घंटे बाद एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखड़े ने कहा है कि उनके परिवार को निशाना बनाए जाने से वो आहत है। समीर वानखड़े ने कहा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए लगा दिया, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि उनकी मृत मां और परिवार के लोगों को भी नहीं बख्शा गया। आपको बता दें कि एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखड़े को जाति प्रमाण पत्र मामले में क्लीन चिट मिल गई है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर पिछले 1 साल से विवाद चल रहा था, जिसे खत्म करते हुए कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने साफ किया है कि समीर वानखड़े जन्म से हिंदू थे।